नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज के निर्णय विश्लेषण के साथ। आज हम विश्लेषण करेंगे आज दिनांक 24 अप्रैल 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित पॉल वर्सेस टी मोहन के निर्णय की। उपरोक्त निर्णय का सिविल अपील नंबर है 6146 वर्ष 2019। तो आइए विश्लेषण करते हैं आज के निर्णय का। उपरोक्त निर्णय के फैक्ट्स इस प्रकार है। मिस्टर राजेंद्रन श्रीराम चिट्स तमिलनाडु लिमिटेड से 5 लाख रुपए की चिट लेते हैं और उसमें उनकी 40 महीनों की किस्तें बनती हैं, जिसमें मिस्टर टी मोहन और उनका जो टी मोहन के बेटे के दोस्त होते हैं, इसलिए टी मोहन इनके गारंटर बन जाते हैं अपने बेटे के साथ उनके इस चिट में। अब जो ये मिस्टर राजेंद्रन हैं, ये 40 किस्तें जो इनकी थी, इसमें से 25 किस्तें ठीक प्रकार से देते हैं, बिल्कुल सही टाइम पे देते हैं, लेकिन 26 से लेकर 40 जो किस्तें बचती हैं वो उनको ठीक प्रकार से नहीं देते, जिस पर जो चिटफंड कंपनी है ये डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ अप्रोच करती हैं। और डिप्टी रजिस्ट्रार जो चिटफंड फंड के यहाँ अप्रोच करती हैं तो वहाँ पर राजेंद्रन उपस्थित नहीं होता है और एक एक्सपर्टी अवार्ड हो जाता है। एक्सपर्टी अवार्ड के बाद उसकी एग्जीक्यूशन दाखिल होती है। एग्जीक्यूशन के दौरान जब नोटिस जाते हैं तो तब इनको जानकारी मिलती है टी मोहन को कि उन्होंने जो गारंटी ली थी उसका लोन का पे नहीं किया गया। अब जब टी मोहन इसके पश्चात एग्जीक्यूशन में उनका बेटा क्या करता है, वो उसमें किस्तें अदा करनी प्रारंभ कर देता है, क्योंकि संपत्ति एज ए गारंटर इनकी भी मॉर्गेज थी उसमें। अब जब टी मोहन का बेटा उसमें किस्तें अदा करने लग जाता है तो एक दिन से अचानक पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी सेल की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गई है 4 मार्च 2020 को। और जैसे ही उसको ये जानकारी मिलती है कि सेल की जो प्रॉपर्टी सेल होने जा रही है तो का ऑक्शन होने जा रहा है इस प्रॉपर्टी का, तो वह क्या करता है कि इसमें सारी की सारी किस्तें जमा कर देता है और नो ड्यूज जो बचा हुआ सारा पैसा जमा करके नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी ले लेता है। और इसका एक प्रार्थना पत्र भी माननीय जो एग्जीक्यूशन कोर्ट है, एग्जीक्यूशन कोर्ट में इसका एक प्रार्थना पत्र भी दे देता है। और ये 2010 की बात है और इस बीच में कुछ नहीं होता, वो भी आराम से बैठ जाता है। और उसके पश्चात बीच में ये संपत्ति को थर्ड पार्टी को बेच देता है, टी मोहन अपनी प्रॉपर्टी को बेच देता है आगे। अब 2014 में अचानक क्या होता है कि जो एक ऑक्शन परचेजर जो आ जाता है, जो ऑक्शन परचेजर आता है वह संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए पहुंचता है। जब इस बीच ऑक्शन परचेजर क्या करता है कि कोर्ट से अपने फेवर में सेल सर्टिफिकेट ले लेता है। सेल सर्टिफिकेट लेने के पश्चात ऑक्शन परचेजर जब संपत्ति पर जाता है तो जिस थर्ड पार्टी को टी मोहन ने प्रॉपर्टी बेची थी वह एक पुलिस में रिपोर्ट कर देता है कि भाई जो संपत्ति मुझे बेची गई थी, मुझे एक ऐसी संपत्ति बेच दी गई जो जिसका न्यायालय में बात चल रहा था। इस दौरान टी मोहन और उनके परिवार के खिलाफ होती है FIR और टी मोहन गिरफ्तार भी हो जाते हैं। जब वह बेल पर आते हैं तो सब चीज़ों की सर्टिफाइड कॉपी वह लेते हैं, तब उन्हें जानकारी मिलती है कि उनके साथ तो ये एक प्रकार का धोखा हो गया। और फिर इस ऑर्डर के खिलाफ जो ऑर्डर 2014 में 4 साल बाद एग्जीक्यूशन कोर्ट ने पारित किया था उसको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट जब उसको चैलेंज करते हैं तो हाई कोर्ट में जब वो देखते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रश्न यह आता है कि किस बिहाफ पे एग्जीक्यूशन कोर्ट ने उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है ऑर्डर 21 रूल 89 CPC। यह मुख्य प्रश्न जब ऑर्डर 21 रूल 89 का आता है, इसमें यह आता है कि जो प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया था एग्जीक्यूशन कोर्ट में सेल को रिजेक्ट कराने के लिए, सेल को चैलेंज करने के लिए, उसमें सेल अमाउंट के साथ साथ 5% का जो इंटरेस्ट जमा करना था, वो एक्स्ट्रा जो जमा करना था वो इन्होंने नहीं किया। और जो नो ड्यू सर्टिफिकेट भी है वो एक्चुअल अमाउंट का है, वो 5% सर्टिफिकेट जो इनको अमाउंट जो शर्त थी जमा नहीं किया। इसी बिहाफ पे माननीय कोर्ट इसका विश्लेषण करने का प्रारंभ करती है कि असल में क्या 5% जमा करना था। तो कोर्ट का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि 5% जमा करने की एक मैंडेटरी शर्त है, लेकिन जो शर्त 5% की है क्या ये यहां पर लागू होती है? उन्होंने कहा क्या ये बोरोवर है या गारंटर है? कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये बोरोवर है या गारंटर है। उन्होंने कहा बोरोवर नहीं है, ये गारंटर है। और गारंटर के लिए देखिए जो ऑर्डर 21 रूल 89 एक अवसर प्रदान करता है किसको, जो
प्रॉपर्टी का जिसकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो रहा है, कि अगर आप बोरोवर है और आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो रहा है या आप अदरवाइज कोई है, तो अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो आप एक अभी भी रोक सकते हैं। आपको अवसर प्रदान करते हैं, साथ ही 5% की जो शर्त है वो उसको एक सुरक्षा प्रदान करती है जो ऑक्शन परचेजर है। ऑक्शन परचेजर को सुरक्षा प्रदान तो करती है, लेकिन उसके अधिकार समाप्त वहां पर नहीं कर देती। उसके जो आपके जिसकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है, जो निर्णित ऋणी है, जो जजमेंट डेप्टर है, उसके कोई आपके अधिकार समाप्त नहीं करते। इस आधार पर जब विश्लेषण इस निर्णय का करते हैं तो नॉन रिन्यूएबल कोर्ट कहते हैं कि यहाँ पर तो इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं थी। 151 प्रार्थना पत्र, 151 धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को देकर भी, जो क्योंकि ये डेप्टर नहीं है, ये बोरोवर नहीं है, यह गारंटर है, लेकिन चूंकि बोरोवर धोखा देके चला गया, अब प्रॉपर्टी इसकी जो इसने एज ए गारंटर रखी थी तो उस पर प्रश्न चिन्ह आ रहा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसका थोड़ा लिबरल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। हम ऑर्डर 21 रूल 89 का विश्लेषण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यह भी देखा जाना चाहिए था निष्पादन कोर्ट द्वारा कि जो ड्यू अमाउंट था उसका सबसेंट्रल पार्ट जो है वह सेल से पहले जमा किया जा चुका था, और ऑक्शन के पश्चात भी विद इन मंथ ही सारा कुछ अमाउंट उन्होंने जमा करके नो ड्यूज ले लिए थे, और यह इस तथ्य का अवलोकन नहीं किया है। इस आधार पर भी निर्णय सही नहीं है, क्योंकि एक अवसर प्रदान करना था, लेकिन उनके अधिकार समाप्त नहीं कर सकते थे प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि वो बोरोवर नहीं थे। इस कारण से माननीय न्यायालय ने ऑक्शन सेल को खारिज कर दिया, साथ ही विभिन्न गाइडलाइन जारी करके इस एक निर्णय सुनाया, जिस निर्णय के विरुद्ध जो ऑक्शन परचेजर था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके आया, जो सिविल अपील नंबर 6146 है, जिसमें आज दिनांक 24 अप्रैल 2020 को एक निर्णय आया। और उस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जो उच्च न्यायालय का निर्णय है वो बिल्कुल सही निर्णय है। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और इसको समाप्त नहीं किया जा सकता एक बोरोवर की गलती के कारण, एक ऋणी की गलती के कारण, एक ईमानदार बेईमान ऋणी की गलती के कारण एक ईमानदार जो जमानती है, जो ईमानदार गारंटर है, उसको उसके अधिकारों को वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने ईमानदारी से पैसा दिया और देने को तैयार है। इसकी संपत्ति, इसमें जो मॉर्गेज है, सिर्फ इस कारण से कि बोरोवर धोखा देके चला गया, कम से कम इसको कंसिडर करना चाहिए था कि बोरोवर और गारंटर को एक तराजू में ना तोला जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा निर्णय दिया है। आज के लिए इतना ही काफी, लेकिन अभी हम एक नई आज से परंपरा शुरू कर रहे हैं कि हम लास्ट में क्वेश्चन पूछने की परंपरा शुरू कर रहे हैं। देखते हैं, आप लोग ढूंढिए इस क्वेश्चन के आंसर, इससे आप इन्वॉल्व हो पाएंगे हमारे चैनल के साथ, जैसा मेरा मानना है। आज हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट क्या है, क्या दोनों अलग है, इनमें नॉन रिपोर्टेबल और रिपोर्टेबल जजमेंट्स में क्या फर्क आता है। जो ऊपर लिखा हुआ आता है ना, ऑनलाइन हम देखते हैं रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल, तो इसमें क्या फर्क है, और हम इसका कल आपको आंसर भी देंगे। इसमें एक बहुत अच्छा जजमेंट भी है इस बिंदु पर, तो आप इसको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।